हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे क्लास नंबर 12 हम देखेंगे, ठीक है। आरआरबी एलपी स्टेट सीबीटी एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 14/8/2018 का, ठीक है। 14/8/2018 शिफ्ट 3 का यहाँ पे हम क्लास देखने वाले हैं। तो क्लास 12 हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके पहले हम 11th क्लास जो है फाइनल कर चुके हैं। तो आप लोगों में जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आप हमारे जो है चैनल पर जाइए, विजिट करिए और सारी वीडियो को देखिए, ठीक है। और यहाँ पे एनालिसिस के तौर पर आप बताइए यस या नो, ठीक है। कि हम जो है कंटेंट अच्छा बना रहे हैं या खराब बना रहे हैं, ठीक है। मतलब हमको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। खराब तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये है कि हमको हो सकता है कि आपके नज़र में थोड़ा सा और हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको कमेंट क्या करना है, यस या नो, ठीक है। यस का मतलब ये है कि ठीक है कंटेंट आपका, नो का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इतना आप करके ज़रूर बताइए। चलिए, तो क्लास नंबर 12 के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे आज की क्लास में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि भारतीय मूल के सत्या नडेला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको पता है जो भारतीय मूल के सत्या नडेला जी हैं, ये आपके किसके अधिकारी होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के ये क्या है, सीईओ है, सीईओ, ठीक है। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है यहाँ पे चीफ, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये इसका फुल फॉर्म होता है सीईओ के, ठीक है। तो ये आपके बनाए गए थे यहाँ पे सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट को किसने यहाँ पे जो है यहाँ पे रखा था, तो आपकी अगर बात करें सॉरी, तो यहाँ पे विल गेट्स थे, ठीक है। ये संस्थापक हैं, विल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ठीक है। कौन है, विल गेट्स, ठीक है। और प्लस में क्या है यहाँ पे, पॉल एलन, ठीक है। पॉल एलन, ठीक है। ये थे, दो लोग थे। और ये 1975 ईस्वी में स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर बात करें, ये सत्या नडेला जो सीईओ हैं, सत्या नडेला जी, ये कहाँ पे 2014 में बनाए गए थे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये सब सारा चीज़ था, ठीक है। सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट इसके जो है सत्या नडेला जी हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये आपकी साइंस की क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस तरह के आपके यहाँ पे ऊर्जा होती है, तो आपकी किस तरह की होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, जब भी रबड़ में आपको रबड़ हो या कोई यहाँ पे वस्तु रखा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई मान ऊंचाई पर कोई बच्ची यहाँ पे, ये आपको अर्थ है और इसकी एच हाइट पर कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है, तो ये इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उसमें ऊर्जा आपको पता ही है, जैसे सोलर सेल से मिलता है उसमें ऊर्जा, ठीक है। और मान लीजिए हीट से, अगर मान लीजिए सूर्य में कोई अगर आयरन रखा है या कोई वस्तु रखा है, वो हीट हो जाती है, तो उसमें ऊर्जा निकलता है, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा में बताया, जैसे कि आपको सेल है, ठीक है, बैटरी है, ये सब सारी किसमें होती है, रासायनिक ऊर्जा आपको सेल बैटरी मिलती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉडी आपने छोड़ा, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात में किसी की बॉडी में जब मूवमेंट हो जाती है, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और इसकी जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है एम जी एच के बराबर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है, उम्मीद कर लेंगे आपको जरूर यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, ठीक है। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म और थैलोफाइटा। तो इसका जो अगर आप देखें ध्यान से, तो इसका जो आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा में आपको क्या किया गया, एम्फीबियन पौधे को रखा गया है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बायो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ठीक है।
दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन कितना होगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे शून्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए इसमें थोड़ा सा और हम चीज जाने कि यहाँ पे शून्य शून्य तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य। इस क्वेश्चन में विस्थापन क्या है, एक विस्थापन कौन सी राशि होती है, तो एक सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि, ठीक है। तो इसको भी जानिए, विस्थापन यहाँ सदिश राशि, क्योंकि ये भी आपको पूछ सकता है, और इसका मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मान जो है यहाँ पे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा लगा कि मुझे बताना चाहिए। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ऊर्जा ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, इसको क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ऊर्जा को, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और विश्व की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। विश्व की सारी ऊर्जा क्या होती है, नियत कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जाता है, किसको इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे शक्ति है, शक्ति क्या कहलाती है, कार्य करने की जो आपकी कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर क्या कहलाती है, शक्ति, ठीक है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें तो हम शक्ति बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक लेंस इसकी इतनी डायोप्टर की शक्ति है, ठीक है। एक लेंस में इतना डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी डायोप्टर है, पहली बात देखिए प्लस है, तो प्लस में अगर होता है तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। और माइनस हो तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेंस की किस्म और फोकल लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाता है पी इक्वल टू 1/f, मतलब एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/p, तो 1/, फोकल से लेंस में इतनी शक्ति पावर है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे उत्तल लेंस, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, तो ये आपको कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, लेकिन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या होता है कि उत्तल, और माइनस का अर्थ क्या होता है कि अवतल लेंस है, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। और दूसरी बात, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ जो लेंस की क्षमता की एसआई मात्रा, ठीक है, एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसको होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। पाइरुविक अम्ल में, शर्करा में, अमीनो अम्ल में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये होता है आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोजन में ये आपका होती है। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का निर्माण उनके रामेश्वर स्मारक में किया, उन्होंने कौन सी बाह्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था आपको, वीणा, ठीक है, वीणा को उन्होंने दिखाते हुए यहाँ पे दिखाया जो है बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको याद यहाँ पे रखना है, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम 11वें जो है भारत के इंडिया के कौन से, तो ये थे 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति थे ये आपके भारत के, ठीक है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 2002 से 2011 तक, सॉरी 2000 यहाँ पे 11 तक आपकी क्या थी,
ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये इनका कार्यकाल रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को आपको पता है, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। इनका कार्य जो है काफ़ी सराहनीय है देश के लिए, काफ़ी इन्होंने स्पेस के लिए, ठीक है, एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। ये सब आपको तो पता ही होगा। तो ये सब सारा इनका कार्यकाल है। चलिए अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था जब ये किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद एसबीआई एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पादन की वित्तीय प्रकृति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद एसबीआई एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया था। इस उत्पादन की वित्तीय प्रकृति क्या है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का पेशकश, बीमा, आवर्ती जमा योजना, धन प्रबंधन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो ये होगा धन प्रबंधन, ठीक है। धन प्रबंधन इसका जो है यहाँ पे वित्तीय प्रकृति इसका है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कारों के ब्रेकिंग पैड में, ठीक है, जो कार होते हैं उसके ब्रेकिंग पैड में क्या किस तरह से चीज़ों को यूज किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो वजन, आवेग आवेग बल तनाव की क्रिया, ठीक है। वजन, यहाँ पे जो आपको कारों की जो आपके ब्रेकिंग पैड होते हैं इसमें वजन, आयोग, बल तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो आपको जो होता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, मतलब इसमें घर्षण का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है ब्रेकिंग पैड में, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको आपको याद करना है। चलिए अब अगला देखिए। यहाँ पे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए प्रोपेन जो होगा आपका प्रोपेन का अगर आप देखें तो ये एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन ग्रुप का एलिमेंट है। अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। एक होता है एल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक है। और एक होता है एल्काइन, ठीक है, एल्काइन ग्रुप, ठीक है। ये देखिए एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है, ये एलोफेटिक होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को भी जानना चाहिए। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। अब प्रोपेन का रहा, प्रोपेन का मतलब कार्बन कितना होगा 3। तो एन ग्रुप में रखेंगे यहाँ पे इस फार्मूले में। अगर इस फार्मूले में अगर आप रखें इसको तो CnH2n प्लस का 2, एन की जगह 3 रखना है, ये हो जाएगा C3 और H2 इंटू 3 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 6 और 2 ये कितना हो जाएगा 8, यानी C3H8। ये आपका क्या मिलेगा, एल्केन का C3H8। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला यहाँ पे सूत्र, रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बनेगा, C3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बताऊँ तो C3, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे फार्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है, CnH2n प्लस 2। तो यहाँ पे बनाए तो C3, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी आपको हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 3 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8 और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये C3H8 का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फिनाप्थलीन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, चलिए तो यहाँ पे किसके विलयन को फर्क पता करने के लिए किया जाता है, तो इयोसिन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये होता है आपको इयोसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इओसिन, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, ठीक है। देखिए चाकू से आसानी से किस धातु काटा जाता है, तो सोडियम। अगर कहता कि आसानी से काटा जा सकता है तो ये होता सोडियम, लेकिन कह रहा है कि नहीं काटा जा सकता, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग निम्न धातु चाकू से आसानी काटा जाता है। अब ये यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो सोडियम मार दो तुरंत, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना। बोल रहा है यहाँ पे नहीं काटा जा सकता।
तो सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे जो आपका होगा ये होगा एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता आसानी से, ठीक है। और एल्युमिनियम कठोर धातु जिसका परमाणु क्रमांक कितना है एल्युमिनियम का, तो ये है आपको 13 और एटॉमिक मास कितना है तो ये है आपको 26, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान यहाँ पे देना है 13 और 26, मतलब इसको अगर आप 26.97 के करीब होता है, ठीक है। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का क्या होता है, मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम चांदी की तरह चमकीली धातु है, चांदी की तरह चमकीली धातु होती है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है। और उष्मा और विद्युत का क्या होता है, एल्युमिनियम सुचालक होता है, उष्मा और विद्युत का, ठीक है, सुचालक होता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। और ये आघातवर्ध तथा तन्य धातु भी होती है, क्या होती है, आघातवर्ध तथा तन्य, मतलब इसको आघातवर्ध मतलब इस पे अगर हथौड़ा मारा जाए तो ये तन जाती है, ठीक है। और मतलब क्या होता है इसकी, मतलब इसको पीट पीट के साइज को इसको बढ़ाया जा सकता है आसानी से एल्युमिनियम का, ठीक है। तो ये सब सारा चीजें इसमें है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तभी आपको आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होने पर कौन सी गैस यहाँ पे छूटती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो आपका कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी आप गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है CO2, ठीक है। इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 2 है तो कितना हो जाएगा 32 मीटर, मतलब हो जाएगा 44, ठीक है। इसमें पूरे परमाणु संख्या कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट मतलब परमाणु भार कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन कितना होता है ये होता है 16, ठीक है। 2 है तो ये हो जाएगा 32, 32 12 जोड़ेंगे तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर ने की थी, ठीक है। कौन से एशियाई शहर ने की थी 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन सी एशियाई शहर ने की थी, इसको आपको बताना, तेहरान, सिंगापुर, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो ढाका, तो ढाका ने किया था, ठीक है। ढाका, ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया जो है विजेता तथा मलेशिया उप विजेता रही, ठीक है। इसमें हॉकी पूर्व एशिया कप में इंडिया जो थी, ठीक है, ये क्या थी आपको विजेता थी। और यहाँ पे मलेशिया ये कहते उप विजेता, ठीक है, उप विजेता यहाँ पे कौन सी रही थी, मलेशिया, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। मलेशिया कहाँ पड़ता है, सिंगापुर में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि ये तो आपका 2017 का हुआ था, ठीक है। अब 2018 में 14वां पुरुष जो विश्व कप हॉकी हुआ था 2018 में कहाँ पे हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, लंदन इंग्लैंड, ठीक है। ये कौन सा हुआ था, तो पुरुष हॉकी, ठीक है, पुरुष हॉकी ये आपकी कहाँ हुई थी, तो ये लंदन में हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद से 18 वाला हुआ था 14वां पुरुष विश्व कप हॉकी, ये लंदन इंग्लैंड में हुआ था, सॉरी हाँ ये तो हुआ था 14वां। और 13वां दक्षिणी एशियाई कहाँ हुआ था, काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है, 2019 में। ये तो 2018 वाला हुआ था। और 2019 वाला कहाँ हुआ था, तो काठमांडू में हुआ था, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। चलिए तो ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। यहाँ पे वेस्टेरोल में कौन से हार्मोन स्रावित होता है इसको आपको बताना है, थायरॉक्सिन में, और इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोजन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायो का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, ठीक है। तो इसको ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का यहाँ पे बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे
और आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लाइट चैप्टर से यहाँ पे पूछा गया था, और लाइट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ रहा है लाइट चैप्टर से। तो लाइट चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि लेंस से जो आपका है, दर्पण से है, ठीक है, जो आपका लेंस का क्षमता है, ये सब सारा चीज़ जितना है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी आप जाइए किसी भी एग्जाम में देने के लिए तो ये सब टॉपिक देख कर जरूर जाइएगा। यहाँ से लाइट से चैप्टर बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ के कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए एग्जामिनर वहाँ से टच जरूर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति के कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। उभयधर्मी प्रकृति के कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे उभयधर्मी प्रकृति का क्या है? जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। इसके बाद है अपना अगला, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? ठीक है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी, ये वजन और इसके स्थान, द्रव्यमान और इसके स्थान, द्रव्यमान और वेग, ठीक है, इस पे आपको निर्भर करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी आपको द्रव्यमान और वेग पर निर्भर यहाँ पे करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अगला है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने को तैयार करता है? ठीक है, यहाँ पे बढ़ते भ्रूण के धारण पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा आप कौन से तैयार करता है? योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, अंडाशय, गर्भाशय। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का यहाँ पे हमेशा ही एक क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, एक बीमारी का हमेशा ही एक क्या होता है? कारण होता है, जो कि आपको देखें यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। एक हमेशा क्या होता है? कारण होता है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसका एक कारण होता है। ठीक है, और जब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है तो व्यक्ति क्या होता है? बीमार होता है। बीमार कब होता है? बीमारी कब आती है? जब शरीर में आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? यहाँ पे वीक होती है। ठीक है, तो इसको आपको तभी आपको क्या होती है? बीमारी यहाँ पे पकड़ती है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज था। चलिए यहाँ पे आप देखें अगला हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? रहीम, बाबर, औरंगजेब और अकबर ने। तो ये अकबर ने किया था दीन ए इलाही की स्थापना। ठीक है, दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो तौहीद, ठीक है, तौहीद, तौहीद ए इलाही, ठीक है, ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दीन ए इलाही को। ठीक है, यह धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, दीन ए इलाही एक धर्म था जो अकबर के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था। इस धर्म को कब इसको जो है चलाया गया? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में इसको चलाया गया था। ठीक है, और इस धर्म में आस्था और समर्पण सम्राट के प्रति करना था। ठीक है, आस्था और समर्पण किसने? सम्राट के प्रति, मतलब अकबर के प्रति। ठीक है, तो बहुत सारा चीज इसके बारे में है। सिंपल पूछा गया था किसकी स्थापना? तो ये अकबर के द्वारा। ठीक है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखे तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जबलपुर किस नदी के तट पर है स्थित है? तो चंबल नदी, यमुना नदी, ठीक है, और बेतवा नदी, यहाँ पे देख रहे हैं नर्मदा नदी। तो जबलपुर कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर ये आपका स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और भी सारे चीजें यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे अगर यमुना नदी की बात करें तो यहाँ पे क्या है आपकी? यमुना नदी के तट पर क्या स्थित है? मथुरा है। ठीक है, मथुरा है, आगरा है, ठीक है, और भी यहाँ पे एक और दिल्ली है। ठीक है, ये सब सारा कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
और इसी तरह से बेतवा देखें तो बेतवा क्या है, ओरछा नदी के तट पर, बेतवा नदी जो है ओरछा इसके तट पर स्थित है, ओरछा, ठीक है। इसके बाद से चंबल नदी की बात करें यहाँ पे, चंबल, देखिए झेलम तो यहाँ पे नहीं है, सूरत, सूरत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सूरत जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कहाँ पे होता है, सूरत, सूरत यहाँ पे अगला आपका हो जाएगा, ये आपका हो ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चंबल नदी के बारे में नहीं यहाँ पे डिटेल में था, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये इतना आपको जो है यहाँ पता है। और जबलपुर किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए, राजस्थान में पड़ता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तो उनके परमाणु की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। परमाणु की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। पूरा पढ़ने से क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी आपका आंसर तुरंत यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से, सॉरी पीरियोडिक टेबल से ही आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है, तो धरती, शुक्र, शनि और बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धरती जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है इससे नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे क्लास समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।